नमस्कार, जीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। केस दर्ज होने के बाद 8 नामजद आरोपियों को कोर्ट लेकर जा रही पुलिस। मामले की जांच जारी। चढ़ावे की चोरी पर सुलगी सूबे की सियासत। विपक्ष के वार पर सीएम योगी का पलटवार। कहा, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज कर रहे हैं आस्था के साथ खिलवाड़ की बात। बंगाल में यूसीसी लाने की तैयारी में शुभेंदु सरकार। विधानसभा में 29 जून को पेश कर सकती है बिल। विपक्षी दलों ने जताया विरोध। कोलकाता हादसे में मृतकों की संख्या हुई 15। गुरुवार रात मलबे से 3 और शव बरामद कर पहुंचाया अस्पताल। शुभेंदु सरकार ने उच्च स्तरीय जांच समिति का किया गठन। 7 दिनों में सौंपनी है रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस के मौके पर नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की हुई 10वीं बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुआ मंथन। कहा, हम नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई का रोडमैप कर रहे तैयार। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारतीय सेना ने मदद के लिए भेजी मेडिकल टीम। ऑपरेशन अमरसाथ के तहत 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल की मेडिकल टीम हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से रवाना। और अब विस्तार से समाचार। अयोध्या से श्री राम मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद सभी नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दान चोरी मामले में पुलिस 8 आरोपियों को न्यायालय लेकर जा रही है। पुलिस ने बताया कि ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर श्री राम जन्मभूमि थाने में बृहस्पतिवार को रामशंकर यादव उर्फ टुन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव तथा मनीष कुमार यादव नामक व्यक्तियों और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि विशेष जांच दल एसआईटी की ओर से 23 जून को सरकार को सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में कठोर कार्रवाई की सिफारिश की गई है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान और चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट ने विशेष जांच का अनुरोध किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रकरण की जांच के लिए 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया था। ट्रस्ट के सदस्य श्री राम कृष्ण जी के द्वारा जो है तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें 8 लोग हैं। सुन रहा हूँ कि उसमें कुछ अज्ञात लोग भी हैं। तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब निष्पक्ष जांच होगी और जांच के बाद और भी इसमें विषय बिंदु छन के आएगा और भी जो दोषी पाए जाएंगे सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि किसी प्रकार का कोई दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वह जो भी दोषी होगा। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है और भरोसा है कि एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। राम मंदिर दान घोटाले में आधा दर्जन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये प्रशासन और सरकार दोनों की कमी थी जो इतना विलम्ब से हुआ है, लेकिन विलम्ब ही सही, जागे तो प्राथमिकी दर्ज हुई और जो एसआईटी का रिपोर्ट गया है, हमको लगता है उसी के आधार पर ये लोग दोषी सिद्ध हुए हैं और इसीलिए इनके ऊपर इस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया था और उसी के अनुरूप कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। भगवान राम का मंदिर और भगवान राम का सामान जो भी गायब हुआ था, उसके लिए जो है सारी टीम आई थी, उसने भी जांच किया और मुख्यमंत्री जी का आदेश रहा। मुख्यमंत्री जी का आदेश इतना बेहतर रहा कि आज इस पर कार्रवाई हुई, लोगों से पूछताछ हो रही है, मुकदमा कायम हुआ। हमें इस बात की खुशी है कि भगवान का सामान जो गायब हुआ है वो मिलेगा, इस बात की हमें खुशी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि लोग जो है जिन्होंने गलत किया है वो उनको सामने लाया जाएगा। अभी जो है कुछ लोग अज्ञात हैं,
और जो है जांच हो रही है। जो लोग जांच के दायरे में आएंगे, जिन्होंने गलत किया, वो पकड़े जाएंगे। इस बात की हमें खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो किया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं और गबन का मामला लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 305, 306, 316, 317, 317(5), 61 और 3 के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1968 की धारा 13(1)(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर एफआईआर में ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों और कर्मचारियों सहित कुछ 8 लोगों को और अन्य अज्ञात व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। कृष्ण मोहन की तहरीर पर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव तथा मनीष कुमार यादव नामक व्यक्तियों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। और अब आपको विस्तार से बता देते हैं कि आखिर खबर ये है क्या पूरी। जून के पहले हफ्ते में विवाद सामने आया। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का आरोप इसमें लगा। विवाद बढ़ने पर सीएम योगी ने जांच के निर्देश दिए और इसके बाद 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया। कौन कौन इस मामले में गिरफ्तार हुआ है फिर से बता देते हैं। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, इसके साथ ही अनुकल्प मिश्र और ये गिरफ्तार हुए लोग हैं। अविनाश शुक्ला इसमें शामिल हैं। ये जो नाम है ये हम बता रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। करुणेश पांडे भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही लवकुश मिश्र भी इसमें शामिल हैं। रमाशंकर मिश्र और सुभाष श्रीवास्तव के नाम भी इसमें शामिल हैं और इसके साथ ही मनीष कुमार यादव। ये 8 लोग हैं जो कि गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले में और जो ये लेन देन से संबंधित कार्य जो है चढ़ावे का देखा करते थे। ये 8 लोग वो हैं जिनके नाम आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक क्या क्या हुआ है आपको ये भी बता देते हैं। श्री राम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज हो गया। ट्रस्ट की शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इसके साथ ही एफआईआर में 8 लोग नामजद और कई अज्ञात आरोपी भी इसमें शामिल हैं। एफआईआर में 8 लोग नामजद हैं और कई लोग अज्ञात भी हैं जो इसमें शामिल हैं। तो अब तक ये क्या क्या हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही ये जो कार्रवाई हुई है एसआईटी रिपोर्ट सौंपने के बाद ये कार्रवाई हुई है। तो प्रदेश प्रशासन ने जो कार्रवाई है इस दिशा में तेज कर दी है। 8 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी मामले में एफआईआर दर्ज होने पर कहा कि विपक्ष के पास केवल आरोप लगाने का काम है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उससे पहले ही एसआईटी का निर्माण हुआ, एफआईआर दर्ज की गई और 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। विपक्ष जो कह रहा है उससे पहले ही खुद ट्रस्ट ने अपनी एफआईआर दर्ज कराई है, एसआईटी का गठन हुआ है।
8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्या चाहते हो आप? क्या कड़ाई से पूछताछ हो रही है? जो कठोरतम धाराएं हो सकती हैं वो लगाई गई हैं। आगे भी और जो पूछताछ में सबूत मिलेंगे, जिनके बारे में मिलेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक तरीके से अभियान चलाकर ये सारा विपक्ष एक ही काम है, शुरू से श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन से लेकर उसके निर्माण से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लेकर और आज तक निशाने पर केवल और केवल राम जन्मभूमि मंदिर और जो सनातनी मंदिर हैं, जो उनकी व्यवस्था है, उन पर आघात रहा है। कोलकाता के तारातला बिल्डिंग हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। तारातला हादसे के मद्देनजर कोलकाता नगर निगम के साथ साथ विधाननगर, एनकेडीए, पुजाली, बजबज, महेशतला, राजपुर, सोनारपुर, दक्षिण दमदम, बरानगर और कामार हाटी नगर क्षेत्रों में निर्माणाधीन इमारतों का ऑडिट कराया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश पांडे की अध्यक्षता में गठित 11 सदस्यीय ऑडिट समिति आज से अपना काम शुरू करेगी। वहीं हादसे से जुड़े आर्किटेक्ट, इंजीनियर और प्लानर को कोलकाता नगर निगम ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सरकार ने साफ किया है कि जांच के दौरान यदि किसी अन्य निर्माण परियोजना में भी तारातला जैसी लापरवाही सामने आती है तो संबंधित आर्किटेक्ट, इंजीनियर और प्लानर के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भविष्य में आपदा की स्थिति में तेज और प्रभावी राहत एवं बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ की तर्ज पर 200 सदस्यीय विशेष बचाव दल का गठन किया जाएगा। इस दल में 50 कर्मियों को पर्वतीय क्षेत्रों से और 50 कर्मियों को सुंदरबन क्षेत्रों से लिया जाएगा। साथ ही राज्य के सभी अग्निशमन कर्मियों को भी इस विशेष टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। हादसे को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे से जुड़े आर्किटेक्ट और इंजीनियर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जो सुपरविजन की जिम्मेदारी था आर्किटेक्ट और प्लानर, ए पर्टिकुलर दिस केस में वो आर्किटेक्ट डिजाइनर को हम लोग ब्लैकलिस्टेड कर रहा। इसमें जिनका प्रोफेशन है आर्किटेक्टर और प्लानर डिजाइनर, उनका साथ उनका जो कंपनी है, फार्म है, उनका साथ जितना भी आदमी जुड़ा हुआ है, उन लोग को अभी से जो अप्रूव प्लान में काम हो रहा है उसका सुपरविजन का जिम्मेदारी है। उन्होंने अंडरटेकिंग दिया है कि हम लोग सुपरविजन करेगा, लेकिन तारातोला में कोई सुपरविजन नहीं हुआ है। बीजेपी ने एक बार फिर सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले एक वीडियो को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमला बोला है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि भगवंत मान को मुख्यमंत्री के पद पर 1 मिनट भी बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। भगवंत मान को अपने उन कृत्यों के कारण, उन कुकृत्यों के कारण, अपने पापों के कारण जो सजा मिली है, उन्हें 1 मिनट भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं है। भगवंत मान अपने पापों को बचाने के लिए लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे। पहले कहते हैं ये एआई निर्मित है, फिर कहते हैं कि जो वीडियो है मास्क डाला हुआ है, फिर कहते हैं इस एंगल से नहीं बदला। अब नया बहाना ढूंढ के लाने वाले हैं कि ये मेरा जुड़वा भाई है, मैं नहीं हूं। ये नहीं चलेगा। उत्तरी वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत कार्यों में मदद के लिए भारत का ऑपरेशन स्टार्ट शुरू हो गया है। ऑपरेशन अमस्टार्ट के तहत वायुसेना के 2 C-17 विमान जरूरी सहायता सामग्री लेकर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से रवाना हुए हैं। इस सहायता में भारतीय सेना की एक फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री, दवाइयां और मेडिकल उपकरण शामिल हैं, जिनमें भारत के आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के तहत क्यूबिक्स हित और मैत्री भी शामिल है। भीष्म क्यूब एक अत्याधुनिक, स्वदेशी और तेजी से तैनात की जा सकने वाली मॉड्यूलर मेडिकल सुविधा है, जिसे खासतौर पर आपदा और मानवीय राहत कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। मेडिकल टीम में 41 लोग शामिल हैं, जिनमें 9 मेडिकल ऑफिसर हैं। ये टीम भूकंप से प्रभावित लोगों को इमरजेंसी मेडिकल केयर, ट्रॉमा मैनेजमेंट, जान बचाने वाली सर्जरी और दूसरी जरूरी हेल्थ केयर सेवाएं देने के लिए तैयार है। भारत सरकार ने इस मुश्किल समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों की मदद करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का आयोजन ब्यूरो एनसीबी द्वारा किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में देश में मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के प्रयासों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश आज नारकोटिक्स के खिलाफ निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल ये तय करेंगे कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय प्राप्त करेंगे। आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है। यह देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों की रक्षा और हमारी युवा पीढ़ी के माध्यम से देश के भविष्य के साथ जुड़ी हुई समस्या है। इसलिए हमारे पास इस पर विजय प्राप्त करने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं। इसके साथ ही इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि नशे के शिकार लोगों के पुनर्वास और उपचार के लिए संवेदनशील एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। हमें ड्रग के व्यापार करने वालों के प्रति रूथलेस अप्रोच रखना है और ड्रग के विक्टिम जो है, जिनको आदत लग गई है, उनके प्रति सिंपैथेटिक अप्रोच रखना है। एक ही दिन में आज 12,525 करोड़ की ड्रग को जलाया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन भी किया गया है और नशा मुक्त भारत 29 के रोड मैप का विजन डॉक्यूमेंट जो मैंने कहा, वो भी आज हमने यहाँ से सार्वजनिक किया है। सबसे कारगर अगर कोई काम कर सकता है तो जिला स्तर की एनकोड बैठकें कर सकती है और आज 15,876 बैठक हम जिला स्तर की कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर मणिपुर पुलिस ने नशा मुक्त समाज का संदेश फैलाने के लिए 10 किलोमीटर की मेगा अवेयरनेस रन का आयोजन किया। इस दौड़ में करीब 1650 लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री युमनस खेमचंद सिंह ने गृह मंत्री कोंथोजम गोविंद के साथ कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दौड़ नशाखोरी और अवैध तस्करी के खिलाफ एक मजबूत संदेश है और स्वस्थ, जागरूक एवं नशा मुक्त मणिपुर के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दर्शाती है। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दिल्ली भाजपा द्वारा संविधान हत्या दिवस के मौके पर दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आपातकाल पर गोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का वो काला अध्याय है जब कांग्रेस ने सत्ता बचाने और एक परिवार के राजनीतिक हितों के लिए देश पर आपातकाल थोप दिया। संविधान की भावना को आघात पहुंचाया गया, नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन हुआ और लोकतंत्र की आवाज दबाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज राष्ट्र लोकतंत्र सेनानियों के साहस और बलिदान को नमन करते हुए ये संकल्प दोहरा रहा है कि संविधान
सर्वोपरि है और रहेगा। संविधान हत्या दिवस उस काले अध्याय को कभी ना भूलने और लोकतंत्र की रक्षा के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री और दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया, सांसद योगेंद्र चंदोलिया, रामवीर सिंह विधूड़ी और बांसुरी स्वराज आदि मौजूद रहे। राष्ट्र प्रथम की जिस भावना का गुणगान हम करते हैं, उसकी असल में जो शुरुआत थी वो आपातकाल के दिन भी थे, जहां लोगों ने सर्वस्व देकर के अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण देश के प्रति अपनी कुर्बानी उन्होंने दी। आज उनको हम बारंबार याद करते हैं और कहना चाहते हैं कि आज देश का वो सच्चा सपूत जो देश के प्रधानमंत्री के रूप में आज यहाँ सत्ता सरकार संभाले हैं, वो हर पल इस बात को याद रखते हैं कि देश के लिए जो आपने कुर्बानी दी, आज किसी भी तरीके से फिर से कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो, देश में लोकतंत्र का सम्मान हो, मीडिया को स्वतंत्रता हो और हर एक नागरिक को अधिकार मिले। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस हमेशा अपने फैसलों और नीतियों के कारण विवादों में रही है और समय समय पर ऐसे निर्णय लिए गए जिनका असर देश की छवि और हितों पर पड़ा। कल देश ने आपातकाल के दुखद और काले अध्याय का स्मरण किया और आज कांग्रेस के सरेंडर के कैलेंडर का एक और ऐतिहासिक काले अध्याय का दिन है, जब आज ही के दिन 1974 में तमिलनाडु के पास कच्चा थीवू को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत से हटाकर श्रीलंका को दे दिया था। उसकी वजह से आज तक स्थिति ये है कि तमिलनाडु के मछुआरों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कांग्रेस ने भारत के राष्ट्रीय हितों के साथ किस प्रकार समझौता किया है, वह आज का दिन याद दिलाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार गुजरात और असम की भांति ही राज्य में समान नागरिक संहिता सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए लागू करेगी। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा, बाकी असेंबली में मानने बताऊंगा मैं। उत्तराखंड के पंतनगर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संग्रहालय का निरीक्षण कर कृषि अनुसंधान, नवाचार, उन्नत कृषि तकनीकों और किसानों के हित में चल रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार कृषि क्षेत्र को नई दिशा दे सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने, जल संरक्षण, उन्नत बीजों के विकास और कृषि यंत्रीकरण को केंद्र सरकार की प्राथमिकता बताया। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि विश्वविद्यालयों में विकसित तकनीकों का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को हॉर्टिकल्चर का हब बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। खेती के क्षेत्र में भी पिछले दिनों जो काम यहाँ पे हुए हैं अद्भुत हुए हैं। विशेषकर परंपरागत खेती के साथ साथ खेती का विविधीकरण का काम यहाँ चल रहा है। हार्टिकल्चर का हब बनाने की कोशिश हो रही है। कीवी एक नई फसल है, नया मतलब फल तो पुराना है, लेकिन पहले उतनी खेती नहीं होती थी। सेब यहाँ तेजी से बढ़ रहा है। बादाम, अखरोट की खेती भी प्रारंभ हुई है। आगे हार्टिकल्चर का हब बनेगा उत्तराखंड। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए FSSAI लाइसेंसिंग और पंजीकरण नियमों में संशोधन की घोषणा की है। सरकार ने गैर विनिर्माण खाद्य व्यवसायों के लिए रिकॉर्ड रखने और स्टॉक रोटेशन आवश्यकताओं को
तर्क संगत बनाया है। जन विश्वास अधिनियम के तहत दवाओं, कॉस्मेटिक्स और खाद्य सुरक्षा कानूनों में मामूली अपराधों के नियमों को सरल किया गया है। इन सुधारों का उद्देश्य कारोबार में आसानी बढ़ाना और जन स्वास्थ्य तथा उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरकार का लक्ष्य नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निवेश और अनुपालन को भी प्रोत्साहित करना है। दिल्ली के मुंडका औद्योगिक क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर आई है। एक फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही दिल्ली फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।